नाउ द सेकंड स्टेप आती है हमारी, दैट इज़ द कन्वर्जन। अच्छा, अब हमारे पास देखो क्या हुआ अभी तक हमने क्या किया, हमने ओर को कंसनट्रेटेड ओर में बना लिया, हमने ओर को कंसनट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप आती है, दैट इज सेकंड स्टेप क्या होती थी आपकी, कि कंसनट्रेटेड ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into metal oxide। तो दूसरा काम ये होता है कि कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलना। अब इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, वन इज़ कैल्सिनेशन, अनदर इज़ रोस्टिंग। तो मैं इसको डिफरेंस के फॉर्म में करवा देता हूँ आपको, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, और बाद में इसकी एक छोटी सी ट्रिक दूंगा तो आपको हमेशा याद रखिए। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप उसको एकदम रेड हॉट कर दोगे, लेकिन उसको क्या करेंगे हम लोग, रेड हॉट करते हैं बट उसको हम मेल्ट नहीं करेंगे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एब्सेंस ऑफ एयर है। और एक बोल सकते हैं कि इट इज़ ओनली फॉर कार्बोनेट ओर, ये कार्बोनेट ओर के लिए ही होता है, ठीक है। ऑलवेज इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, एयर के एब्सेंस में होगा। देखो डेफिनेशन तो ये थी इसकी, ठीक है, डेफिनेशन से ही हम पॉइंट बना लेते हैं कि कार्बोनेट ओर के लिए है, एब्सेंस ऑफ एयर के लिए। एंड एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि ऑलवेज CO2 इज़ इवॉल्व, हमेशा CO2 बाहर निकलेगी। यहाँ रोस्टिंग की बात करते हैं, तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर के प्रेजेंस में होता है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सेम काम ये एब्सेंस में था, ये प्रेजेंस में, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इट इज़ ओनली फॉर सल्फाइड ओर, ये सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए है, ठीक है। दूसरी बात, ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हमेशा एयर के प्रेजेंस में होता है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल समझिए इसके। पहली बात, याद कैसे रखें, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ और ट्रिक के थ्रू याद रखिए। इसके लिए याद रखिए CCC, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर एंड CO2 इवॉल्व्ड, ठीक है। इधर याद रखिए RSS, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर एंड SO2 इज इवॉल्व्ड। याद रह गया, कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर CO2, R फॉर रोस्टिंग, सल्फाइड, SO2। याद रह गया, CCC RSS, ठीक है, इसे याद। अब एग्जाम्पल पे बात कीजिए। तो बेटा कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर के नाम याद रखिए हम लोग, जैसे कि पहला याद रखते हैं कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है, कैलामाइन मैंने आपको बताया नहीं था, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एज कैलामाइन। देखो जहाँ रिएक्शन इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 2-3 प्रोसेस को छोड़ देते तो रिएक्शन नहीं थी, उसके अलावा हर जगह पे क्वेश्चन पूछा गया रिएक्शन बेस पर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का ओर। अब देखो कैलामाइन ओर है तो ओर के साथ में इम्प्योरिटी जुड़ी हुई है, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा हमने बात किया था लाइमस्टोन, तो CaCO3 इसके साथ, ठीक है। अब क्या करना है, देखो प्रोसेस में ही नाम सारा काम छुपा हुआ है। कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, मतलब यहाँ मेटल कौन है, जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड बन गया भैया, ठीक है। यहाँ मेटल कौन है, कैल्शियम, तो भैया कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। याद हो गया, पहला काम तो यही है, स्टेप से याद हो गया कि ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, ओर को मेटल ऑक्साइड में बदला, ओर को मेटल ऑक्साइड में बदल दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, हमेशा क्या बाहर निकलती है बेटा, CO2 बाहर निकलती है, तो प्लस CO2 साथ में जाएगा, प्लस CO2 साथ में जाएगा। और तीसरी बात, एब्सेंस ऑफ एयर है, तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस नहीं शो करेंगे, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, डेट इज एब्सेंस ऑफ एयर है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन ना हो, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर,
मतलब O2 ना हो। समझ में आ गया? तो ये उसके 2 एग्जाम्पल याद रखिए। सल्फाइड के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, तो उनके आप थोड़ा सा याद रखना कि कौन कौन से हो रहे हैं। मैं सारे एग्जाम्पल्स करवाता हूँ आपको। जैसे कि पहले बात करते हैं कॉपर ग्लैंस की, Cu2S, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस ओर। बेटा मैं बार बार नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद रहे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, गिव द रोस्टिंग ऑफ कॉपर ग्लैंस, गिव द कैल्सिनेशन, या हाउ कैलामाइन इज कैल्सिनेटेड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो कैलामाइन आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, तभी आप रिएक्शन करवा पाओगे, वरना नहीं। डिफरेंस भी पूछा जाता है, वो तो आसान है, वो तो कर लोगे आप, लेकिन रिएक्शन चेंज के अंदर नाम से पूछा जाएगा कि क्या है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना बेटा उस पर। ठीक है, एक ये ले लेंगे। उसके बाद अर्जेंटाइट ओर। अर्जेंटाइट किसका था? सिल्वर सल्फाइड, कॉल्ड एज अर्जेंटाइट ओर। ठीक है, और कौन से थे आपके? गैलिना, PbS, गैलिना। ठीक है, और कौन से थे? सिनेबार, HgS, दैट इज सिनेबार। ठीक है, तो इतने सारे आपको ओर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ओर दिए थे, सब के नाम आप याद रखना। अब देखो करते क्या है, करना क्या है बेटा, ओर को मेटल ऑक्साइड में। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि ये किस में जा रहे हैं? मेटल ऑक्साइड में जा रहे हैं भैया। मेटल कौन है? कॉपर, तो कॉपर का ऑक्साइड। मेटल कौन है? सिल्वर, तो सिल्वर का ऑक्साइड, Ag2। मेटल कौन है? लेड, तो लेड का ऑक्साइड, PbO। मेटल कौन है? मरकरी, तो मरकरी का ऑक्साइड। तो ये जो किस में बनना है वो तो आप स्टेप से समझ गए। अब दूसरी बात, हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है, तो इसका मतलब O2 के साथ रिएक्शन होगा, O2 के साथ रिएक्शन होगा, O2 के साथ रिएक्शन होगा, O2 के साथ रिएक्शन होगा। हमेशा SO2 बाहर निकलती है, तो भैया SO2 साथ में निकलेगी। ये मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ आपको रिएक्शंस को याद रखने का। आप सीधा भी याद रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी एक मेथड है ईजी। बात समझ में आई? तो बेटा एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना। मैं आपको फिर से क्या देता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएंगे। सीधा पूछा जाता है गैलिना का रोस्टिंग बताओ, तो गैलिना लिखेंगे, O2 लिखेंगे और PbO + SO2 कर देंगे, काम खत्म। बोलेंगे सिनेबार का रोस्टिंग बताओ, तो सिनेबार HgS लिखेंगे, O2 लिखेंगे, रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, HgO + SO2 बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? तो ये था आपका सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ओर को कंसनट्रेटेड ओर में बदला। अब दूसरे स्टेप में हमने देखा कि कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदला। बात समझ में आई? अब थर्ड स्टेप बात करते हैं। थर्ड स्टेप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फोकस करना। सीधा थर्ड स्टेप पे 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के अंदर। तो फोर्थ स्टेप आपका होता है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ। अभी तक क्या कर लिया हमने? मेटल ऑक्साइड में बदल लिया ना, अब मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में बदलेंगे हम लोग। नाउ फोर्थ स्टेप इज थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। बेटा इसके 2 नाम हैं, याद रखना। हम इसको स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस, या फिर हम इसको रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आगे काम कर पाओगे आप। ठीक है, अब सी कैसे किया जाता है, तो एक बार मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। लिखना क्या मांगे आलू ज़ीरा, फिर को नी सुनो प्रभु हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो बेटा ये तो नोबल मेटल्स हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम के बाद में मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं एल्यूमिनियम तक। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये लेस रिएक्टिव हैं, और ये नोबल मेटल्स हैं। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। ठीक, तो उस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पे ही इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में बात करते हैं। तो पहला तो बात समझो, रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब देखो, कहीं चीज़ आता है ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब होता है टूटना। रिड्यूस मतलब जुड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द फूड इज़ ऑक्सीडाइज इन आवर बॉडी। ठीक है, मतलब जो हमने खाना खाया वो हमारे स्टमक में जाके ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब टूटा। एंड रिड्यूस इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ATP, मतलब हमारे सेल्स में जाके वो जुड़ गया और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है।
तो ध्यान रखना, रिड्यूस का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल रिएजेंट लेके चलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेके चलोगे, सारी की सारी कहानी वही। अब देखो ये पेन है, ये ढक्कन है, मान लो ये कैप है इसका, ये पेन है, ये अपने आप तो जुड़ेगा नहीं इस पर, ये अपने आप तो जुड़ेगा नहीं, मतलब अपने आप तो रिड्यूस नहीं होगा। तो इसको रिड्यूस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मीडियम मेरा हाथ है फिलहाल, तो मेरे हाथ ने इसको जोड़ा, तो मेरा हाथ क्या कहलाया इसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। वही चीज़ यहाँ पे याद रखना है रिडक्शन के लिए, कि आपको रिडक्शन करवाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो 3 स्टेप में इसको फॉलो करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप बात करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट दैट इज रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। पहले लेस रिएक्टिव की बात करेंगे, उसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव, उसके बाद हाईली रिएक्टिव की। तो लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं दे आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हीट है भैया। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हम बोलेंगे हीट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए कि कैसे करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपने कोई ओर लिया है, ठीक है, चलो लेस रिएक्टिव मेटल हमारे पास कौन से है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, 3 है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ मरकरी का, सिल्वर का ओर लेते हैं भैया। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ मैं सिल्वर का। तो सिल्वर का कोई ओर लिया, तो मैंने कहा HGS, इसका नाम क्या था, सिनेबार। हमने सिनेबार ओर लिया। अब सिनेबार ओर क्योंकि सल्फाइड था, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस पर रोस्टिंग होगा। सबसे पहले हमने रोस्टिंग करवाई, इसकी रोस्टिंग करवाई, और किस में कन्वर्ट हो गया, HgO + SO2। ये तो पहले स्टेप में हो चुका था, लेकिन फिर से लिखना होता है आपको। अब इस स्टेप की बात करते हैं। इस स्टेप में मेटल ऑक्साइड को हम इम्प्योर मेटल में बदलेंगे। मतलब मेटल ऑक्साइड ये रहा, तो HgO को हम किस में बदलेंगे, दैट इज इम्प्योर मेटल। तो इम्प्योर मेटल में चला जाएगा, प्लस O2 बाहर निकल गया, लेकिन किसकी मदद से, सिंपल हीटिंग की मदद से। मतलब विद हीटिंग, कोई भी यहाँ पे अलग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया था, यहाँ पे हीटिंग ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो देखो अब आपको इम्प्योर मेटल मिल गया। ये 90% तक प्योर होगा, 10% इम्प्योरिटी है अभी इसमें, तो वो 100% तब प्योर होगा जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में और रिफाइन करते हो या प्योरीफाई करते हो। बात समझ में आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मरकरी का, सॉरी सिल्वर का। सिल्वर था, तो इसका कोई और देखते हैं, Ag2S, इसको क्या बोला था हमने, अर्जेंटाइट ओर। ठीक है, अब अर्जेंटाइट ओर को, क्योंकि ये भी सल्फाइड का ओर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करवाएंगे। तो पहला स्टेप है इसका रोस्टिंग, आपने इसकी रोस्टिंग करवाई। ठीक है, रोस्टिंग करवाने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag2O + SO2। या रोस्टिंग क्या होता था, सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करते थे, ऑक्साइड्स में, कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में, बाय द हेल्प ऑफ एयर, एंड SO2 इज ऑलवेज इवॉल्व। असल में और रोस्टिंग के अंदर हीटिंग तो होती है, स्ट्रांगली हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हीटिंग का सिंबल डालना मत भूलना, या हीट लिखना मत भूलना। अब इसकी बात करते हैं रिडक्शन। तो बेटा रिडक्शन वाला स्टेप इसका ये है, लेकिन जब भी पूछा जाए ना आपको दोनों लिखना है आपको। वो सीधा बोलते हैं हाउ सिनेबार इज रिड्यूस्ड इन द मरकरी। सिनेबार को रिड्यूस कैसे करते हैं मरकरी में, तो दोनों स्टेप इन्वॉल्व होंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल 2 स्टेप लिखने होते हैं। उसी तरह से यहाँ बात करते हैं। तो अब क्या होगा, Ag2O को सिंपल आप हीट करोगे। ठीक है, सिंपल हीटिंग करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में। तो इम्प्योर मेटल प्लस ऑक्सीजन आ गया, दिस इज द इम्प्योर मेटल। ठीक है बेटा, अब थर्ड बाकी है कॉपर की। कॉपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपर के लिए थोड़ा सा स्पेशल केस बनता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कॉपर पे। देखिए बेटा, कॉपर पे किस तरह से बात करते हैं, रब करें इसको। थर्ड केस इज फॉर कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का कोई ओर लेते हैं। कॉपर का ओर हमने लिया कॉपर क्लैंस, कॉपर क्लैंस। कॉपर का इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली चीज़ सल्फाइड ओर है, तो फर्स्ट स्टेप रोस्टिंग, इसकी करवाएंगे हम लोग रोस्टिंग। स्ट्रांगली हीट करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O + SO2 गैस बाहर निकल गई।
अब थोड़ी सी कॉपर के बारे में एक एडिशन नॉलेज याद रखना है कि कॉपर का जो कॉपर ग्लैंस ओर होता है ये कम्प्लीटली रिड्यूस मतलब रोस्टेड कभी नहीं होता, कभी भी पूरी तरह से रोस्टेड नहीं होता, मतलब पार्शली रोस्टिंग होती है इसकी। मतलब ये कि ये आधा तो इसमें कन्वर्ट हो गया, आधा बचा रह गया। तो इसलिए इसका रिडक्शन जो होता है वो हीटिंग के द्वारा नहीं, किसी और चीज़ के द्वारा होता है। ये ऑटो रिडक्शन स्टेप कहलाता है। तो ये जो बना हुआ जो बचा हुआ Cu2S था और जो बना हुआ Cu2O है, ये आपस में हीटअप होंगे, हीट होगी, स्ट्रांगली हीट होगी, कॉपर बनेगा प्लस SO2 गैस बाहर निकलेगी। नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन स्टेप। ऑटो रिडक्शन स्टेप या फिर इसको सेल्फ रिडक्शन स्टेप भी कहते हैं हम लोग, सेल्फ रिडक्शन स्टेप फॉर कॉपर। अब पूछा जाता है बेटा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट खुद कॉपर ऑक्साइड ही होता है जो बना होता है रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड होता है। बाकी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, लेस रिएक्टिव मेटल्स के अंदर, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल में 3 आ गए थे ना आपके, तो इसके लिए कौन था, हीटिंग, इसके लिए कौन था, हीटिंग। लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कॉपर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट खुद कॉपर ऑक्साइड ही होता है जो कि रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान बना होता है। नाउ दिस कॉपर इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, ठीक है, और ये इम्प्योर है। तो कई बार बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्लिस्टर कॉपर इज इम्प्योर और प्योर, तो आपको ध्यान होना चाहिए। नाउ इसका नाम ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब दानेदार क्यों होता है, बात समझिए। थोड़ा सा पिक्टोरियल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। बेटा आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ऊपर से डाल दिया कॉपर ग्लैंस, तो ये कॉपर ग्लैंस है, ठीक है, और इसको क्या किया आपने, स्ट्रांगली हीट किया। यही कर रहे हो ना, ऑक्सीजन मिल ही रही है, हवा के कांटेक्ट में है ही। देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि कैल्सिनेशन में ढक्कन लगा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई, और रोस्टिंग में ढक्कन खोल दो, ऑक्सीजन रिच अमाउंट में एटमॉस्फेयर में मिल रहा है। तो जो ऑक्सीजन था उसके साथ रिएक्शन हुआ। अभी मैंने क्या लिया था बेटा, यहाँ पर मैंने लिया था Cu2S, ये Cu2S था, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा था इसको। तो ऑक्सीजन मिलने के साथ में यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, इस तरह से बाहर निकल गई। ये जो गैस बाहर निकल रही है दिस इज SO2, क्योंकि गर्म तो हो ही रहा है कॉन्स्टेंटली। अब थोड़ी सी बात समझना, अब जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड और जो बना हुआ कॉपर ऑक्साइड है, ये दोनों आपस में पड़े रह गए। बाकी SO2 गैस तो यहाँ से इवॉल्व हो गई, निकल चुकी। ऑक्सीजन गैस तो एटमॉस्फेयर में थी, तो कंटेनर में मेरे पास ये दो होंगे। अब ये दोनों जाते हैं रिडक्शन स्टेप में। तो रिडक्शन स्टेप में जैसे पहुँचेंगे, स्ट्रांगली हीट हो ही रहा है, ठीक है। जब ये स्ट्रांगली हीट हो रहा होता है उस दौरान पे देखो कंडीशन क्या बन जाती है, वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। स्ट्रांगली हीट हो रहा है, स्ट्रांगली हीट होने की वजह से कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 गैस फिर से बाहर निकल गई। तो SO2 गैस तो वैसे ही इवॉल्व हो गई, यहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन बेटा जो कॉपर मिलेगा मेरे को, वो किस फॉर्म में मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में मिलेगा फिलहाल, क्योंकि मेल्ट हो चुका है, क्योंकि स्ट्रांगली हीट किया हमने, और स्ट्रांगली हीट करने की वजह से क्या हो गया, ये मेल्टेड फॉर्म में आ गया। समझ में आई बात। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मेल्टेड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन SO2 गैस अभी भी बाहर निकल रही है। तो बेटा एक बात समझिए आप, ये SO2 गैस है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जब ये बाहर निकलेगी तो बेटा इसकी सरफेस जो थी, फिलहाल अगर मेल्टेड फॉर्म में आप ले तो सरफेस स्मूथ थी, लेकिन अब ये सरफेस रप्चर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी और रफ हो जाएगी। दिस रफ सरफेस ऑफ कॉपर इज कॉल्ड एज कॉपर ब्लिस्टर कॉपर। इसे ही हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। नाउ व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, तो थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में भी याद रखो। व्हाट इज एक्चुअली द ब्लिस्टर कॉपर, देखिए ब्लिस्टर कॉपर इज, मैं ये लिख देता हूँ, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर ऑब्टेन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का ही बोलना पड़ेगा रिडक्शन, ठीक है। एज SO2 gas is evolved during process या during reduction which make the surface rough or blister like, ठीक है। and that rough surface, this rough or blistered surface
of copper is known as ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर का मतलब दानेदार। दाने क्यों बने? क्योंकि गैस बाहर निकली उस मोल्टन फॉर्म में से, जैसे बाहर निकली सरफेस को तोड़ती हुई गई, इसलिए रफ हो गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर्ड कॉपर। कहानी समझ में आई? ठीक है, अब दूसरी बात आती है, तो ये थे आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। अब बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे रिड्यूस करवाया जाता है। तो सेकंड स्टेप में आता है दैट इज रिडक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। देखिए बेटा, रिडक्शन, सेकंड में इसको नाम दे देता हूँ, सेकंड रिडक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन कैसे करवाया जाता है, ध्यान से समझिए। इसको दो स्टेप में करवाते हैं, दो स्टेप से हो सकते हैं, इधर रिड्यूस्ड बाय कोक और कार्बन। कोक का मतलब ही कार्बन ही होता है, ठीक है, कार्बन का ही फॉर्म है। कोक से करवा सकते हैं या फिर कार्बन के करवा सकते हैं, या फिर रिड्यूस्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक एक्सेट्रा, इनके द्वारा करवाते हैं हम लोग। सॉरी, जिंक नहीं होगा इसमें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया? तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस करवाया जाता है या तो कोक के द्वारा या कार्बन के द्वारा, या फिर दूसरा स्टेप होता है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा। तो कुछ एक एग्जांपल्स आपको समझने पड़ेंगे, जैसे कि बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक और चीज़ याद रखना, यहाँ जितने एग्जांपल्स होंगे वो भी कार्बन के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा ये भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स पे फॉलो अप करना पड़ेगा कि कौन से एग्जांपल्स इसके बनेंगे, कौन से एग्जांपल उसके बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडरेटली रिएक्टिव में देखते हैं, जैसे जिंक आ गया बेटा, जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक का और का नाम बताओ। जिंक का और का नाम है दैट इज कैलामाइन। तो ZnCO3, ये कौन सा और हो गया? कैलामाइन, है ना। अब कैलामाइन कार्बोनेट हो रहा है, तो पहले क्या करवाएंगे हम लोग? कार्बोनेट है इसीलिए कैल्सिनेशन करवाएंगे, है ना। कैल्सिनेशन में क्या होता था? एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। कैल्सिनेशन करवाएंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, और किस में जाएगा? जिंक ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब मेटल ऑक्साइड जो था उसको इम्प्योर मेटल में बदलो। तो मेटल ऑक्साइड को सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए इनके, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो दो रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं हम लोग, या तो कोक और कार्बन, या फिर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो यहाँ पे हम लेते हैं कोक, मतलब कार्बन। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इसको बदल देगा जिंक में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अगर आपने स्ट्रांगली हीट किया है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हीट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। तो ये फिलहाल आपको मिल गया इम्प्योर मेटल। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भैया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लाइक इसमें आयरन है, आयरन का और के नाम बताते हैं। आयरन का और क्या होता है बेटा, बताओ। आयरन का और था Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड जो था इसको हमने क्या नाम दिया था? हेमाटाइट ओर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस पे कैल्सिनेशन रोस्टिंग होगी? कैल्सिनेशन कार्बोनेट की थी, नहीं है कार्बोनेट। रोस्टिंग सल्फाइड की थी, नहीं है सल्फाइड। ये तो पहले से ऑक्साइड में है ना भैया। पहले तो बात यही है ना कि मेटल ऑक्साइड में बदलो। अगर मेटल ऑक्साइड में पहले ही है तो सीधा ले जाओ उसको। तो इसको हम क्या करेंगे? सीधा कार्बन के साथ रिड्यूस करवाएंगे। तो कार्बन यहाँ पे क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और किस में बदल देगा उसको? आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल देगा। दिस इज सेम प्योर आयरन। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पीबी का एग्जांपल देखते हैं। हम वो एग्जांपल चूज कर रहे हैं जिसका और का नाम तुम्हें पता है, जो हमारे कोर्स में। तो पीबी का और का नाम क्या था? PbS, जिसको हमने क्या कहा था? गैलीना। तो गैलीना का और था। अब ये सल्फाइड है, तो सल्फाइड है तो उसको क्या करवाना पड़ेगा मेरे को? रोस्टिंग करवानी पड़ेगी इसकी पहले रोस्टिंग करवानी पड़ेगी। रोस्टिंग के साथ में इसको हीटअप करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसमें करवाएंगे रिडक्शन। तो ये तो इसका रोस्टिंग स्टेप था। अब रिडक्शन क्या होगा, जो PbO था उसको कार्बन की मदद से हम रिड्यूस करवाते हैं। तो कार्बन यहाँ पे फिर से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कार्बन या कोक, तो इसको कन्वर्ट कर देगा Pb में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया, तो यह हो गया आपका इम्प्योर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल पे स्टडी किया। समझ में आई बात? यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं डेट इज़ Fe2O3 का। बट एक बात मैंने कहा था आपको कि कोई भी किसी से भी हो सकता है रिड्यूस, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। Fe2O3 कार्बन से भी होता है, Fe2O3 हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से भी होता है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का, कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Al2O3 प्लस आयरन बाहर निकल जाएगा, प्लस स्ट्रॉन्ग अमाउंट में NH बाहर निकलेगी। ये जो आयरन निकलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पे लिबरेट होती है यहाँ पे हीट, तो उसके फॉर्म में ये मोल्टन आयरन फॉर्म में ही मिलेगा आपको, मोल्टन आयरन मिलेगा आपको। नाउ कुछ याद आया रिएक्शन को? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग। इसे हम नाम देते हैं एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। तो बेटा याद रखो, एल्यूमिनो मतलब एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हेन एल्यूमिनियम इज टेकन एज रिड्यूसिंग एजेंट देन इट इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट। एल्यूमिनो रिएक्शन, थर्माइट का मतलब थर्म मतलब हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। थर्ड थिंग, इसका यूज क्या किया जाता है? इट इज ब्रॉडली यूज, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन जॉइनिंग या वेल्डिंग, in welding of broken railway track and heavy machinery. हैवी मशीन्स को जोड़ने के लिए, या रेलवे ट्रैक जो टूट गई है, देखो जैसे कि क्या होता है, ये मान लो रेलवे ट्रैक थी आपकी जो टूट गई है यहाँ से, तो क्या करते हैं हम लोग, अब रेलवे ट्रैक में कुछ भी डालेंगे आसानी से जुड़ेगा नहीं, तो हम लोग इसमें आयरन ऑक्साइड लेते हैं और एल्यूमिनियम का पाउडर एक मटके में भर के लेते हैं और इनकी रिएक्शन करवाते हैं। फिर वहाँ से जो आयरन बनेगा वो आयरन यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि मेल्टेड फॉर्म में आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिलहाल जो उस कंटेनर के अंदर जो होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का आयरन होता है अराउंड। अब जैसे ही वो बाहर आएगा तो सडनली टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और ये ब्रोकन पीसेस जुड़ जाएंगे, और इस तरह से हम इस चीज़ को वेल्ड कहते हैं। वेल्डिंग मतलब जॉइनिंग करना। ठीक है, समझ में आया सेकंड प्रोसेस भी? तो रिडक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कोक या फिर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा करवाते हैं। कौन सा एग्जांपल क्या है वो आपको याद रखना, मैं सिर्फ उतना ही करवाऊँ जितना 10th के बोर्ड में है फिलहाल। ठीक है। नाउ अब आती है थर्ड प्रोसेस आता है रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो बेटा ध्यान रखिए, थर्ड स्टेप आता है आपका रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। थर्ड, रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। अब इसके लिए क्या रिड्यूसिंग एजेंट लें? तो याद रखना, दे आर रिड्यूस्ड बाय, इसके पे 2-3 बातें याद रखनी, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं या हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब ये वाले मेटल्स, लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक। ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ही होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है भैया। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो किसी की बात सुनने नहीं वाले, तो उनको बिजली का शॉक दिया जाता है, बिजली का झटका देकर इनको तोड़ा जाता है और फिर कहीं पर जोड़ा जाता है। रिडक्शन का मतलब जोड़ना, तो इलेक्ट्रिसिटी देकर इसको कहीं पर जोड़ेंगे। ठीक। अब एक और चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन।
as they are better reducing agent than carbon। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला जाता है कि मान लो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का कोई और लिया, मान लो आपने बॉक्साइट ही ले लिया, तो बॉक्साइट को अलग करने के लिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताऊँ आपको, जैसे कि आपने Al2O3 है, क्या आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? क्या जिंक इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है? हम बोलेंगे नहीं। क्यों बेटा, ये तो लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को कैसे हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। ये काम तो यही करना है ना कि ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में, मतलब मेटल अलग करना है यहाँ से, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि कार्बन क्यों नहीं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? तो फिर से वही कहानी कि भैया एल्यूमिनियम जो है, भाई कार्बन यहाँ पे एल्यूमिनियम को जोड़ने चला था, यहाँ से हटा के कहीं और जोड़ने चला था, लेकिन एल्यूमिनियम उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकल गया, तो एल्यूमिनियम कार्बन को जोड़ देगा कहीं और। तो कार्बन इज ऑल्सो नॉट टेकन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन और कोक। वाई? तो हम क्या बोलते हैं, एज हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैनॉट बी रिड्यूस्ड बिकॉज दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। वो कार्बन से भी ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए उसको नहीं जोड़ पाएंगे। कहानी समझ में आ गई? तो किसके द्वारा होता है? तो हम बोलते हैं इट इज़ ओनली रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज ऑलवेज डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा यहाँ पर। तो देखो बेटा किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है इसका, और क्या क्या कहानी है, देखना ध्यान से, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें समझनी है हमको। पहले टर्मिनोलॉजी समझिए, उसके बाद इसकी कहानी देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर लिया जाता है वो कहलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जो हम रॉड्स लेके चल रहे हैं, ये दो रॉड्स हैं, ये जनरली प्लैटिनम या कार्बन ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपका होता है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कहते हैं हम कैथोड। और ये होती है बैटरी, और साथ में जोड़ दीजिए इसके साथ में एक की। ठीक है, स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए की जोड़ी जाती है। ये सारी बातें होनी चाहिए। याद रखिए जो स्ट्रिप है वो डिप होनी चाहिए, मतलब जो रॉड्स हैं वो डिप होनी चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन कैसे होगी? मोबिलिटी ऑफ आइंस होनी चाहिए आपके पास। तो इस तरह का होता है इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? सॉल्ट्स होंगे। सॉल्ट इन मोल्टन और इन एक्वस फॉर्म, या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड्स आर द रॉड्स ऑफ प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ पे यही पूछ लिया जाता है कि कार्बन ग्रेफाइट और प्लैटिनम रॉड्स ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा सीधी सी बात है कि प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट जो होता है वो इनर्ट होते हैं, मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो इनके नॉन रिएक्टिव नेचर की वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का हो, रिएक्शन सिर्फ सॉल्ट का हो, इनका कोई रोल प्ले ना हो। और हाई वोल्टेज बैटरी डालते हैं, करीबन 10,000 वोल्टेज की बैटरीज यहाँ पे यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। तो आपको ये पता होनी चाहिए इसकी टर्मिनोलॉजी की। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इस प्रकार से होगा आपका। अब बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके बात करें हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे मान लो हाईली रिएक्टिव मेटल्स का कोई और का नाम सोचिए। आपको यहाँ कोर्स में हमने दिया था एक सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का और का नाम था रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखिए बेटा, इस तरह से आपने कंटेनर लिया जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर्स कहेंगे। ये जो कंटेनर होता है ये बड़ी बड़ी स्टील की दीवार का बना होता है, कंक्रीट प्लस स्टील दोनों मिक्स होते हैं इसमें। देन इसके अंदर डाले जाते हैं रॉड्स, जो कि किसकी यूज़ करते हैं हम लोग? प्लैटिनम रॉड्स यूज़ करेंगे। इसके साथ में जोड़ देंगे हैवी बैटरी, साथ में की, और ये हिस्सा कहलाएगा इसका नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा क्या होता है? एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। और ये जो रॉड्स ली गई किसकी हैं? प्लैटिनम रॉड्स। अब इसके अंदर हमने क्या लिया? रॉक सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेके चलते हैं हम लोग? रॉक सॉल्ट। ठीक है, लेकिन कौन सा? मोल्टन फॉर्म। तो याद रखना मोल्टन NaCl लिया। मोल्टन का मतलब होता है कि आपने इसमें पानी नहीं मिलाया और सिंपल इसको हीट करके मेल्ट कर दिया बस, और इसको यहाँ तक फिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होती है।
तो बेटा इतनी हाई वोल्टेज पर सोडियम क्लोराइड जो रॉक सॉल्ट था वो टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रॉक सॉल्ट है ना, और है, इम्प्योरिटी भी है, तो इम्प्योरिटी भी अंदर ही पड़ी रहेंगी, लेकिन NaCl आइंस में कन्वर्ट हो गया। तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड क्या होगा, तो बेटा एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ माइग्रेट करता है नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो Cl नेगेटिव जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेगा। तो एट एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना है, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है ना आपको, दैट इज ऑयली। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे याद रखिए। अब कौन किस में जाता है, थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें याद रह जाएगा। बेटा सिंपल से सोचिए, Cl नेगेटिव हमेशा, कोई भी आयंस जो होता है हमेशा प्योर फॉर्म में निकलते हैं जिसमें वो पाए जाते हैं। तो Cl जो होता है, क्लोरीन जो होता है, नेचर में प्योर फॉर्म में किस में मिलेगा आपको, Cl2 में मिलेगा। तो क्लोराइड आयन Cl2 के फॉर्म में गया, जिसमें भी प्योर फॉर्म में मिलेगा। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फॉर बैलेंसिंग फैक्टर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन के आइटम हो गए बैलेंस, ठीक है, चार्ज भी बैलेंस हो गया, 2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे आपका हमेशा होता है रिडक्शन, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। तो बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल हमें कहाँ मिलेगा ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस, तो मेटल इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, कैथोड पे जाके जुड़ता है, रिडक्शन का मतलब जुड़ना है ना, तो वहाँ जाके जुड़ेगा। तो सोडियम आयन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होती है कैथोड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो सोडियम आयन है, अब जरा सोचो सोडियम आयन किस में मिलेगा हमको, नेचर में सोडियम प्योर फॉर्म में अगर मिलता है मेरे को, प्योर फॉर्म, तो किस रूप में मिलता है भैया, सीधा सा सोडियम के रूप में मिलता है, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो बैलेंसिंग लिख लो, ठीक है। तो मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट, कहाँ पर, दैट इज कैथोड। समझ में आया। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं आते। क्यों नहीं आते, बस समझिए। देखिए बेटा, इस स्टेप के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी अंदर ही रहेगी, सिर्फ सोडियम आयन गए यहाँ पर, तो 100% प्योर आयन ही आपको मिलेगा यहाँ पर, 100% प्योर मेटल। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं कि आपने कोई भी प्लेट लिया और उस पर जाके आपने रॉड लिया, उस पर जाके इसको डिपॉजिट करवा दिया आपने। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये थे 3 स्टेप, 3 स्टेप हमने देखे। पहला था हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा हमने क्या देखा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, थर्ड हमने देखा दैट इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। एक बार रिडक्शन को पूरा ब्रीफ कर लेते हैं ताकि आपको ये लर्न करने में आसान हो। तो रिडक्शन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए बेटे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको याद रखेंगे कि रिडक्शन किस तरह से करवाया जाए। देखिए, रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन ऑफ का मतलब होता है कन्वर्जन, या स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग दैट इज स्मेल्टिंग या फिर रिडक्शन। अब कैसे करवाते हैं, 3 स्टेप में करवाते हैं हम लोग कि रिडक्शन प्रोसेस जो होगा ये डिपेंडिंग अपॉन द